आप पढ़ेंगे आइडोफॉर्म। तो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्लोरोफॉर्म पढ़ चुके हैं, तो आपको अभी पढ़ाया जाएगा आइडोफॉर्म। तो उसमें क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या था, CHCl3 है, तो आइडोफॉर्म का हो जाएगा CHI3। तो आप देख सकते हैं इसका जो सूत्र होता है, आइडोफॉर्म का सूत्र है वो आपका CHI3 है, इसे आइडोफॉर्म कहते हैं। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, इसका CHI3 का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो आपका होता है ट्राईआइडोमेथेन। ट्राईआइडोमेथेन मतलब कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो 3 है तो ट्राई हो जाएंगे, तो ट्राईआइडोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो आइडोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो CHI3 होता है। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो आपका हो जाएगा ट्राईआइडोमेथेन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसको बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रयोगशाला में आइडोफॉर्म के विरजन के लिए क्या करना होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रयोगशाला में आइडोफॉर्म के विरजन के लिए जो आपका ये होता है आयोडीन, प्रयोगशाला में देखते हैं फिर से हम लोग। तो प्रयोगशाला में आइडोफॉर्म के विरजन के लिए हम क्या करते हैं, क्षार की उपस्थिति में, प्रयोगशाला में आइडोफॉर्म के विरजन के लिए क्षार की उपस्थिति में आयोडीन और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं। फिर से हम देख लेंगे कि आइडोफॉर्म के विरजन के लिए या फिर आइडोफॉर्म को बनाने के लिए क्षार की उपस्थिति में आयोडीन की अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। तो यह अभिक्रिया जो होती है इसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। और उस दौरान प्राप्त क्या होता है आपका ये ट्राईआइडोमेथेन, यहाँ पे आपका ट्राईआइडोमेथेन प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सोडियम आयोडाइड बनता है, जल बनते हैं, और HCOONA बनता है। ठीक है, तो ये आप अभिक्रिया इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे इसके भौतिक गुण। तो आइडोफॉर्म के भौतिक गुण क्या होते हैं, यहाँ देखिए भौतिक गुण में नंबर 1 है, यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। मतलब जो आपका आइडोफॉर्म है अर्थात जो आपका ट्राईआइडोमेथेन है, ये कैसे होते हैं, ये गहरे रंग के होते हैं, ये जो होते हैं गहरे पीले रंग के होते हैं, ठोस होते हैं, गहरे पीले रंग के ठोस होते हैं। और इसका जो दूसरा है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अर्थात जो इसका क्वथनांक होता है वो 592 केल्विन होता है। और जो थर्ड नंबर है इसमें है कि इसमें विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध होती है। मतलब जो आपका ये है ट्राईआइडोमेथेन है, तो ट्राईआइडोमेथेन में एक विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध होती है। और तीसरा चौथा है, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जो आइडोफॉर्म होते हैं मतलब कि जो आपका ट्राईआइडोमेथेन होता है, यह क्या होता है, जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, उसमें ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये आइडोफॉर्म है, फार्मूला उनका है, ये उनका आईयूपीएसी नाम है। बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बता दी गई है, ये उनके रिएक्शंस है, आपको नोट कर लेंगे। उसके बाद इनके भौतिक गुण आपका जो CHI3 है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसमें हम देखेंगे अपचयन। तो मतलब हम क्या कराएंगे कि ट्राईआइडोमेथेन का अपचयन करवाते हैं, तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अपचयन में ये आपका CH3I है, ये आपका हाइड्रोजन जो हम अपचयन करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन का ऐड होता है। और यहाँ पे आपका CH2I2 बन जा रहा है, मेथिलीन आयोडाइड बनेगा और HI बाहर निकल जाएंगे। इसे हम लिखेंगे कैसे कि Zn और HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम CHI3 मतलब कि आपका ट्राईआइडोमेथेन का अपचयन करवाते हैं, तब हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर से देख लेंगे हम इसको कि Zn, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम ट्राईआइडोमेथेन का अपचयन करवाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है मेथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इतना करके आप इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा ना। तो आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है इसमें क्षारीय जल अपघटन।
क्षारीय जल अपघटन, मतलब क्षार के द्वारा हम जल अपघटन करवाते हैं, वो क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्षारीय जल अपघटन, जब हम आपका CHI3 ट्राईआइडोमेथेन का जब हम क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तब हमें फॉर्मेट लवण प्राप्त होता है, मतलब वहां पे फॉर्मेट लवण बनते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि सॉरी मिस्टेक हुआ है, देखते इसको, ये आपको ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये है ऐसे CHI3 रहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब हम ट्राईआइडोमेथेन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन करवाते हैं तब हमें यहाँ पर फॉर्मेट लवण प्राप्त होता है, मतलब सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, हम इसको फिर से देख लेंगे। तो क्या कह रहा है कि जब हम ट्राईआइडोमेथेन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करवाते हैं तब हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, जल बनते हैं और सोडियम आयोडाइड बनता है। ठीक है, इस प्रकार हम इनको नोट कर लेंगे। और अब जो तीसरा है वो क्या कह रहा है कि ऊष्मा का प्रभाव, मतलब कि जब हम CHI3 को ऊष्मा देते हैं, CHI3 को जब हम ऊष्मा देते हैं तब क्या होता है कि उसमें से आयोडीन गैस मुक्त हो जाती है। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि I2 गैस निकल जाती है, मतलब कि जब हम ट्राईआइडोमेथेन को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पर आयोडीन गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रकार इनका ये रासायनिक गुण समाप्त हुआ। अब जो इनका उपयोग है वो हम इनको देख लेते हैं। उपयोग में क्या कह रहा है नंबर 1 में कि प्रतिरोधी के रूप में, मतलब इनका जो उपयोग है वो हम प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, चोट वगैरह लग जाती है तो इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा नंबर है, कह रहा है कि एसिटिलीन के निर्माण में एसिटिलीन को बनाने के लिए हमें इनका प्रयोग, मतलब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है। आपको मिश्रण दिए रहेंगे, उसमें प्राथमिक एमीन है कि नहीं है उसको जानने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए हम CHI3 है, इसका आपको पढ़ने के लिए इसमें है टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका फार्मूला होता है CCl4, इसका सूत्र होता है। इसका हम पहले जानेंगे कि परिचय में इसकी खोज किसने की थी और किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले आपको पता जाएगा कि इसकी जो खोज हुई है वह लॉरेंट ने की है, मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो खोज हुई है वो लॉरेंट ने की है। किसमें की है? कोल तार के प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, कोल तार के प्रभाजी आसवन के द्वारा लॉरेंट ने इसकी खोज, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की खोज की थी। इसका उपयोग हम लोग आग बुझाने में भी करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो उपयोग है इसका उपयोग जो है वो आग बुझाने में भी किया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है पायरीन। इसका नाम जो होता है पायरीन होता है, इसका नाम पायरीन होता है। और फायर का मतलब होता है फायर, फायर का मतलब है फायर। क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं, तो फायर का मतलब आग होता है, तो आग बुझाने में करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पायरीन है। तो कार्बन टेट्रा, हम इसको फिर से देख लेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो खोज हुई है वह कोल तार के प्रभाजी आसवन के द्वारा सर्वप्रथम लॉरेंट ने की थी। इसका उपयोग जो होता है हम आग बुझाने में करते हैं, इसलिए इसका नाम पायरीन है। पायर का मतलब होता है फायर। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। अब हम देखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि में फर्स्ट नंबर है मेथेन से। तो हम इसे मेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे वो देख लेंगे। तो ये मेथेन है, ये आपका क्लोरीन है, इसे हम ताप पर गर्म कर रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे कि मेथेन को या फिर प्राकृतिक गैस, इसे हम लोग प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन को या फिर प्राकृतिक गैस को क्लोरीन के साथ उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है।
ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक बस को फिर से बता दे रहे हैं आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो बनाने की विधि है उसे हम कैसे बनाते हैं। तो सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस और मेथेन की अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस और क्लोरीन की अभिक्रिया उच्च ताप पर करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 प्राप्त होता है। बनाने की विधि में हम दूसरा देखेंगे, इसमें आपका है क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया जब हम करवाएंगे क्लोरीन का, तो हमें जाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म का हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं। देखिएगा, तो क्लोरोफॉर्म है ये Cl2 है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण द्वारा हमें क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण करवाने पर हमें CCl4 प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। एक बार इसको हम फिर से देख लेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कराने पर CCl4 प्राप्त होता है, ठीक है। अगला इसमें है तीसरा प्रोपेन से। तो हमें प्रोपेन से प्राप्त करना है क्या, CCl4 प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है, तो उच्च ताप लगभग 400 डिग्री सेल्सियस है, उच्च ताप और उच्च दाब 70 से 100 ATM है, ये 70 से 100 ATM है। तो उच्च ताप और उच्च दाब पर प्रोपेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, तब हमें CCl4 प्राप्त होता है, वो भी द्रव के रूप में प्राप्त होता है। और हेक्साक्लोरोएथेन प्राप्त होता है जो ठोस होता है, और HCl गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि उच्च ताप और उच्च दाब पर प्रोपेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, तब हमें CCl4 प्राप्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव प्राप्त होता है, और हेक्साक्लोरोएथेन ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, और HCl जो होता है वह गैस में प्राप्त होता है। आप इनको नोट कर लीजिए। इसमें जो नेक्स्ट है वो है भौतिक गुण है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भौतिक गुण पढ़ना है आपको। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। नंबर 1 में है यह रंगहीन, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, रंगहीन मीठी गंध युक्त विषैला द्रव होता है। मतलब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है यह आपका रंगहीन होता है, इसमें इसकी गंध जो होती है वो मीठी गंध वाली होती है, और यह विषैला द्रव होता है। दूसरा पॉइंट है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है वह 77 डिग्री सेल्सियस होता है। और थर्ड पॉइंट है इसका कि यह जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम इसमें देखें, ये आपका भौतिक गुण हो गया। अब हम देखेंगे इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कह रहा है, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, आपको परिभाषा बहुत पहले बताई गई होगी। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वह 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जो इनका द्रव होता है, द्रव रूप में ये 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। परंतु लेकिन कह रहा है कि उसी ताप पर, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प की अभिक्रिया जलवाष्प से कराते हैं, तब कार्बन टेट्राक्लोराइड फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर से इसको हम देख लेंगे कि 500 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी होते हैं, परंतु इसी ताप पर, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के वाष्प की अभिक्रिया अगर हम जलवाष्प से करवाते हैं, तब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वह फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर आपका HCl गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका ये ऑक्सीकरण हो गया। और इसको हम बैलेंस भी कर ले रहे हैं। ये आपका 2 है, यहाँ हम 2
कर लेंगे, आपका इक्वल हो गया। तो इस प्रकार इसका ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब हम इसमें सेकेंड नंबर है ये रासायनिक गुण में अपचयन। तो अपचयन जो होता है वो ऑक्सीकरण के उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो देखेंगे इसमें अपचयन क्या होती है। कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कह रहा है कि आयरन और जलवाष्प, जो V यहाँ पे V का मतलब वेपर होता है, जो वाष्प होते हैं। तो आयरन और जलवाष्प के द्वारा, आयरन और जलवाष्प के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब हम अपचयन करवाते हैं तब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मतलब कि आयरन और जलवाष्प के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होते हैं वह क्लोरोफॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक गुण में तीसरा है, इसमें आप देखेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। तो राइमर टीमन अभिक्रिया, तो इसमें राइमर टीमन में क्या होता है, इसका जो मेन अभिकर्मक इसमें हम उपयोग करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या करें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाते हैं। फिर देख लेंगे हम कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाते हैं, तब हमें आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये आर्थो है, ये पैरा है। बेंजीन में ये आर्थो होता है, ये मेटा ये पैरा होता है। यहाँ पर COOH कहाँ लगा हुआ है, आर्थो पे, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका पैरा पे। तो आर्थो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया राइमर टीमन अभिक्रिया हो गई। अब इसका उपयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो हम देख लेंगे। तो उपयोग में नंबर 1 है CCl4 का उपयोग, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग फ्रेयान के निर्माण में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग फ्रेयान बनाने में किया जाता है। दूसरा जो नंबर है औषधि में, इसका जो उपयोग है, इनसे दवाई बनाई जाती है, औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे उसका नाम क्या है औषधि का, यहाँ देंगे हेलमेंथनाशी, औषधि का नाम है हेलमेंथनाशी। इस औषधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हुकवर्म के उपचार में किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो उपयोग होता है, यह कहाँ होता है, आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इनको आप नोट कर लीजिए। आपको आगे पढ़ना क्या है, फ्रेयान। तो फ्रेयान क्या होते हैं, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम फ्रेयान कहते हैं, ठीक है। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान के प्रकार, तो फ्रेयान देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से आपको बताए गए हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे है। तो ये है CFCl3, एक प्रकार आपका है CFCl3 है, सेकेंड है CF2Cl2 और थर्ड है C2F2Cl4 है। तो यहाँ हम देखेंगे CFCl3 को हम क्या कहते हैं, फ्रेयान 11 कहते हैं, इसे हम फ्रेयान 11 कहते हैं। और ये जो सेकेंड नंबर है इसे बोलते हैं फ्रेयान 12 कहते हैं, फ्रेयान 12 होता है। और जो थर्ड नंबर है इसे हम बोलते हैं फ्रेयान 112 हो जाता है। तो इनको बनाने की विधि, इन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, बनाने की विधि है, तो देखेंगे हम CCl4 की जो अभिक्रिया है वो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, तब हमें CFCl3 प्राप्त होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रेयान 11। और फिर अगर हम दूसरा CCl4 इन्हीं से करवाएं, लेकिन यहाँ पर जो HF के अणु हैं वो हम उनके 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पे हमें CF2Cl2 प्राप्त होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रेयान 12 हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर है C2Cl6 है, हेक्साक्लोरोएथेन है। तो हेक्साक्लोरोएथेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, तब हमें प्राप्त क्या होता है, फ्रेयान
112 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम फ्रेयान 11, फ्रेयान 12 और फ्रेयान 112 को प्राप्त कर लेते हैं। अब एक पढ़ना है फ्रेयान के गुण। तो फ्रेयान के गुण क्या क्या होते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो कह रहा है नंबर 1 में कि फ्रेयान रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अत्यंत अक्रिय और कम क्वथनांक वाले द्रव होते हैं। अर्थात जो फ्रेयान होते हैं वह रंगहीन होते हैं, उनमें रंग नहीं होता है, गंधहीन कोई गंध नहीं होती है, विषहीन वो विषैले नहीं होते हैं, और अत्यंत अक्रिय और ये बहुत ही अक्रिय होते हैं। कह रहा है कि और कम क्वथनांक पर इनका ये जो होते हैं कम क्वथनांक पर क्या होंगे, कम क्वथनांक वाले द्रव होते हैं। मतलब कि जो फ्रेयान होते हैं यह द्रव के रूप में होते हैं लेकिन उनका क्वथनांक काफी कम होता है। दूसरा है यह बहुत कम दाब पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कह रहा है कि जो फ्रेयान होते हैं वो बहुत ही कम दाब पर, दाब बहुत कम होता है, तो उस कम दाब पर कह रहा है कि दाब तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन एकदम कम दाब पर, न्यूनतम दाब पर, तो कह रहा है कि बहुत ही कम दाब पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन? फ्रेयान। और इस कारण इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल में प्रशीतक के रूप में होता है। मतलब फ्रेयान जो होते हैं ये बहुत ही कम दाब पर गैस में बदल जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, वातानुकूल में प्रशीतक, ठंडक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेयान का जो उपयोग है वो हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा जो लास्ट है विलायक के रूप में फ्रेयान का जो उपयोग है इसका उपयोग हम विलायक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका फ्रेयान के जो गुण है वो समाप्त। पर्यावरण प्रभाव। तो फ्रेयान का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको इसमें बताना है। तो कह रहा है कि जो फ्रेयान होते हैं यह प्रशीतक के रूप में मुख्य रसायन होते हैं। फ्रेयान प्रशीतक के रूप में मुख्य रसायन होते हैं और इनके का फ्रेयान जो होते हैं, फ्रेयान के कारण ही ओजोन क्षरण उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि फ्रेयान जो होते हैं ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ साथ में क्या होते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसके लिए भी यही उत्तरदायी होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 की अपेक्षा इसका प्रभाव ज्यादा होता है। CO2 की अपेक्षा जो ओजोन क्षरण होते हैं इसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है ग्रीन हाउस प्रभाव पर ही। तो ओजोन क्षरण के लिए जो मुख्य उत्तरदायी होते हैं उनकी अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका है CF2Cl2, इसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये आपका फ्रेयान है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयान जो होते हैं ये पहले ही टूट जाते हैं, और टूटने के बाद Cl मूलक को बना लेते हैं और यहाँ पे CF2Cl मूलक प्राप्त होता है। फिर Cl जो मूलक होते हैं ये ओजोन से अभिक्रिया करते हैं। किससे? ओजोन से अभिक्रिया करते हैं और ओजोन से अभिक्रिया करने के बाद ClO मूलक बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ओजोन है वह टूट गया, ओजोन यहाँ पर नष्ट हो गया, ओजोन जो लेयर है यहाँ पे टूट जा रही है। फिर से ClO जो मूलक बन रहे हैं ये फिर से केवल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके O2 बनाते हैं। मतलब कि पूर्ण रूप से ओजोन का क्षय ये कर देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें ओजोन लेयर का टूटना, ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है उसका मेन और जो मूल कारण है वह केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन नष्ट हो रहे हैं, ओजोन का जो लेयर है वो नष्ट हो जा रहा है। अभी आप इसका उपयोग पढ़े हैं तो उपयोग में आपको बताया गया था कि रेफ्रिजरेटर या और वातानुकूल जो एयर कंडीशन होते हैं उनमें, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इन सब से जब ये गैसें बाहर निकलती हैं, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ये गैस बाहर निकलती है सीधे वायुमंडल में जाती है, और जब ये वायुमंडल में जाते हैं तो वहां पर जो ओजोन लेयर है तो ये पहले क्या करेंगे, अपने आप को आपस में तोड़ लेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अपने आप को तोड़ लेगा, जब ये तोड़ता है तो वहां से क्लोरीन जो मूलक होते हैं वो प्राप्त होते हैं।
वो क्लोरीन मूलक के किससे अभिक्रिया करेंगे, ओजोन से। तो वो ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोन को O2 में परिवर्तित कर देंगे और ClO मूलक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ओजोन का लेयर टूटा, यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया, ओजोन टूट गया, फिर उसके बाद जो बचा हुआ केवल O है, वो ऑक्सीजन ClO मूलक से अभिक्रिया करके फिर से O2 बना देते हैं और इस प्रकार ओजोन का क्षरण हो जाता है। मतलब कि ओजोन के क्षरण में मुख्य मूल जो कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसको नष्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो प्रशीतक में मुख्य रसायन यही होते हैं, लेकिन ओजोन के क्षरण में भी इसका ये मुख्य कारण होते हैं, या फिर ओजोन के क्षरण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इनसे प्रभावित होते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड से उनका जो क्षरण होता है, जो उनसे हानि होती हैं, उनके अपेक्षा कहीं ज़्यादा इनसे उनका प्रभाव पड़ता है। किनसे, आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ये इनका पर्यावरण पर प्रभाव यही है मेन, इसका मूल कारण या फिर इसका जो मूल उद्देश्य बताना आपको है पर्यावरण प्रदूषण पे, पर्यावरण जो प्रभाव पे है। तो फ्रेयान का पर्यावरण पर जो प्रभाव है वह मेन है कि ओजोन लेयर का क्षरण होना, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को नष्ट करते हैं। तो हम उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर या फिर जो वातानुकूल जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, या फिर ऐसे यंत्र जिनके द्वारा किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, तो उन सब का अगर हम प्रयोग कम करें या बंद कर दें, तब जा करके शायद ओजोन लेयर का जो क्षरण में आपको आगे पढ़ना है DDT एक कीटनाशक दवा होता है। अब इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग हम आपको बताएंगे कि क्यों बंद कर दिया गया है, लेकिन हम पहले इसको जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो DDT कह रहा है कि प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT का मूलतः 1872 में निर्माण किया गया था। मतलब कि DDT का सबसे पहले निर्माण कब किया गया था, 1872 में। कह रहा है कि ये प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशक हैं। ये सबसे पहले जो क्लोरीनीकृत कार्बनिक हैं, क्लोरीनीकृत के द्वारा जो कार्बन को बनाया गया है, जो कार्बनिक पदार्थ बनाए गए हैं, वह कीटनाशी होते हैं। और DDT का मूलतः, मतलब कि इस DDT का मूलतः जो निर्माण किया गया था वो 1872 में किया गया था। परंतु इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज, इनका तो खोज हो गया था 1872 में, लेकिन ये कीटनाशी है, इस प्रभाव का खोज 1939 में स्विट्जरलैंड के गीगी औषधालय में पालमुलर ने की थी। इस साइंटिस्ट का नाम है पालमुलर। तो पालमुलर ने ही स्विट्जरलैंड में गीगी औषधालय है जिसमें DDT के कीटनाशी होने का, प्रभाव होने का खोज किया गया था। यहाँ पर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसे ये जो आपका स्विट्जरलैंड में है गीगी औषधालय, पूछ सकता है कि गीगी औषधालय कहाँ है, किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे और ये भी सकता है कि पालमुलर, मतलब कि DDT के कीटनाशी प्रभाव की खोज किसने की थी, तो पालमुलर ने की थी। ठीक है। और कह रहा है कि इसकी संरचना, DDT की संरचना कैसी होती है, वो आपको इस प्रकार बनाया गया है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों आपका फ्रेंड ग्रुप है, ये आपका क्लोरो है। इसका नाम क्या हो जाएगा, PP, मतलब पैरा पैरा, ये पैरा पैरा है ना, पैरा पैरा डाइक्लोरो, दो यहाँ पे है पैरा पैरा डाई क्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो हो जाएंगे, और फिर डाइक्लोरो डाइफेनिल, 2 फेनिल यहाँ पे है ना, हम क्या करेंगे डाइफेनिल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 1 2 3 यहाँ पे है, तो ट्राइक्लोरो हो जाएंगे। अब 2 कार्बन है तो एथेन, ये हो गया इसका
पूरा नाम हो गया। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का ये पूरा नाम है, ये उसकी संरचना है, ये इसके बारे में है। मैं आपको फिर से बता दें कि प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT का मूलतः 1872 में निर्माण किया गया था। मतलब कि प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी DDT की जो निर्माण हुआ था, DDT जो बनाया गया था, वो 1872 में बनाया गया था। और यह कीटनाशी है, इसकी खोज सबसे पहले पालमूलर ने की थी। कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड के डीगी औषधालय में। कब की थी? 1939 में की थी। ये इसकी संरचना हो गई। तो मैं अब आपको बताऊंगा भी कि इसका प्रयोग बंद क्यों कर दिया गया। क्योंकि DDT का जो छिड़काव होता है खासकर फसलों पे होता है, ताकि उसमें कीट वगैरह ना लगे, तो हम फसल के ऊपर इनको छिड़क देते हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वो 21 दिन तक रहता है। तो 21 दिन तक ये घुलते नहीं हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं, चाहे वो मृदा में हो या मिट्टी में हो या फिर पौधों पे होते हैं। तो 21 दिन तक वैसे ही रहते हैं। तो इनके संपर्क में जो हानिकारक कीट होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो लाभदायक कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिनसे फसल बनते हैं या फिर फसल का जो ज्यादा मात्रा में फसल बनते हैं उनका भी वो कम हो जाता है, वो बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाभदायक होते हैं वो भी मर जा रहे हैं। जैसे कि मिट्टियों में जो लाभदायक जो कीड़े होते हैं वो भी इनके प्रभाव से मर जाते हैं, क्योंकि 21 दिन तक वैसे ही रहते हैं, ये घुलते नहीं, इसके बाद वो घुलते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग धीमे धीमे बंद कर दिया गया। अब तो इनका प्रयोग एकदम ही बंद कर दिया गया है। तो आप इनके बारे में जान चुके हैं। या उसमें आगे देखेंगे DDT बनाने की विधि। तो हम DDT को कैसे बना सकते हैं पहले हम वो देख लेंगे। तो कह रहा है कि जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु की अभिक्रिया क्लोरल के साथ, जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें DDT प्राप्त होता है। ये आपका यहाँ पे D, D और T। देखिए ये है आपके दो अणु, ये दो अणु हैं। किसके हैं? क्लोरोबेंजीन के दो अणु हैं। जब ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तब हमें DDT प्राप्त होता है और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बनाने की विधि हो गई। अब हम दूसरा देखेंगे, इसमें क्या है? गुड़। तो गुड़ क्या कह रहा है कि यह एक सफेद चूर्ण होता है। जो DDT है वो सफेद रंग के होते हैं, चूर्ण होते हैं। आगे इसमें है क्या कि पानी में अविलेय और तेलों में विलेय होते हैं। जो DDT होता है वो पानी में अविलेय, पानी में घुलता नहीं है और तेल में घुल जाते हैं। ये हो गया। तीसरा है, इसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि DDT का जो गलनांक होता है वह 110 डिग्री सेल्सियस पर गल जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका गुण हो गया, ये इनके बनाने की विधि हो गई। आप इनको नोट करें। आगे पढ़ेंगे DDT का उपयोग। तो DDT का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो पहले हम देख लेंगे इसमें। तो कह रहा है कि नंबर 1 में है कि यह एक प्रभावशाली कीटनाशी है। जो DDT होता है वह एक प्रभावशाली कीटनाशी होते हैं और इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में, इसका जो उपयोग किया गया था वह द्वितीय विश्व युद्ध में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के मारने में किया गया था। तो जो DDT होते हैं, कह रहा है कि यह एक प्रभावशाली कीटनाशी होते हैं और इनका जो उपयोग है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में इनका प्रयोग किया गया था। दूसरा है गन्ने और खाने वाले फसलों के कीटनाशी के रूप में
गन्ने और खाने वाले फसल में जो कीटनाशी होते हैं, जो ऐसे कीट होते हैं जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उन फसलों को मारने में उन कीटों को मारने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया उनका उपयोग। हम नोट देखते हैं, नोट में क्या बताया जाएगा कि डीडीटी के विघटन से, जब डीडीटी का विघटन होता है, मतलब हम जब डीडीटी को तोड़ते हैं तब क्या होता है, तो डीडीटी के विघटन के बाद मुख्य उत्पाद डीडीई बनता है। क्या बनता है? डीडीई बनता है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, और जो डीडीई है वह है डाइक्लोरो डाइक्लोरोएथिलीन होता है। तो कह रहा है कि डीडीटी के विघटन के बाद मुख्य उत्पाद डीडीई बनता है, जो वातावरण में अनेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब जो डीडीई होता है वह वातावरण में अनेक हानिकारक प्रभाव को उत्पन्न करता है। और कह रहा है कि जिस कारण 1973 में संयुक्त राष्ट्र ने डीडीटी पर पूर्ण रूप से उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो डीडीटी के उत्पादन पर पूर्ण रूप से 1973 में प्रतिबंध लगा दिया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये डीडीटी का ये आपको बताया गया कि इनके विघटन से आपका क्या बनता है। तो उनके विघटन से आपका डीडीटी के विघटन से आपका डीडीई बनता है, जो पर्यावरण में हानिकारक पर्यावरण में काफी हानिकारक होते हैं, ये अनेक हानि पहुंचाते हैं। और कह रहा है कि उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसके उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था 1973। ये इनका उपयोग